न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल क्लोराइड। देखो सबसे पहले तो ये डिफरेंस देखो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम दो कंपाउंड पे करा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया ऐसे, ये देखो ये क्लोराइड है, और एक कंपाउंड है ऐसे CH3CH2Cl। अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए भेजता हूँ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर वो इसके ऊपर अटैक करे और क्लोराइड को बाहर निकाल दे, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करे और इसको बाहर निकाल दे, तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ध्यान से देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना इस कंपाउंड पे ज़्यादा फेवरेबल होगा कि इस कंपाउंड पे ज़्यादा फेवरेबल होगा, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक का अटैक इस कंपाउंड पे ज़्यादा फेवरेबल होगा कि इस कंपाउंड पे फेवरेबल होगा। तो देखो ध्यान से, इसमें जो ये कार्बन है, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जब तुम इस केस में रिएक्शन कराते हो, तो इस केस में जो ये बॉन्ड होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें बता चुका हूँ, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज मतलब होने का मतलब होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है। इस बॉन्ड में क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से जो हमारा ये क्लोराइड का बेंजीन को छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, हमने इसकी रेजोनेंस करके देखी। क्या देखी, रेजोनेंस करके देखी। अब देखो क्वेश्चन यही आता है कि एराइल हैलाइड डज नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली बट एल्काइल हैलाइड गिव इजिली। होता क्या है कि जब तुम्हारे पास कोई भी इस प्रकार का एराइल हैलाइड प्रेजेंट है Cl, तो Cl के पास तुम्हें पता है लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते, अरे होते हैं ना। अब ये क्या काम करेगी, लोन पेयर इधर आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा कि नहीं आएगा। देखो ध्यान से, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फिर से क्या होगी, इसकी रेजोनेंस होगी, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। बोलो, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव। फिर से क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये Cl, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, ये क्लोराइड कहाँ, इस पे आएगा और ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा क्या जाएगा, ये देखो, ये और ये क्या आ जाएगा, Cl तुम्हारा एज इट इज बन जाएगा। अगर तुमने इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा हो, तो इनमें क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। ये देखो, ये क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इनमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा इजी होता है कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा इजी होता है, तो तुम बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले ही दो दिख रहे हैं, तो इनको तोड़ना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जनरली जो बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली जो रिएक्शन होती है बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हेलो एराइल जो दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि ड्यूरिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी हैव सीन कि कार्बन के और क्लोराइड के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने की वजह से जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग है उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूँ तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। कंपेयर ऐसे ही करना है कि इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस केस में CH3
CH3CH2Cl के केस में जो ये बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे क्या है sp2, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। तो इट इज मोर इजी टू ब्रेक सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। इसलिए जो हमारी रिएक्शन होती है इसमें क्या चाहिए होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें हेलो एल्केन को, हेलो एरेन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है। तो वो जो होती है, समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ सकता है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ईजिली नहीं दिखाता, तब भी तुम यही रेजोनेट स्ट्रक्चर बनाओगे, तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे ना चीज़ें। ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे कि हाँ, अगर तुमने ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना के नीचे गाना भी लिख दिया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे समझ गए कि बच्चे को कंसेप्ट पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ रहे। तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर तुम किसी चीज़ को थ्योरेटिकल लिखोगे और किसी चीज़ को तुम इमेज के थ्रू एक्सप्रेस करोगे तो इमेज वाला पॉइंट ज़्यादा क्लियर होता है बच्चों को। क्यों, तुम्हारे मूवी का, तुम मूवी देखते हो ना, तो क्यों मूवी की मूवी पूरी तुम्हारे दिमाग में छप जाती है, क्यों, क्योंकि तुम उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो, देख पा रहे हो। यही टीचर है। अगर मेरे सामने कोई तुम कंपाउंड रखोगे और उसकी इमेज लिख के दोगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर तुम उसका नाम लिख के दोगे तो मैं पता नहीं क्या कंपाउंड है। तो तुम एग्जामिनर को इजी दिखाना है कि कितना इजी तरीके से तुम अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। तो तुम्हें जितना क्वेश्चन को करने में इफेक्टिवनेस दिखा सकते हो, जितना इजी दिखा सकते हो टीचर को कि हाँ सर इसमें ये हो रहा है, यहीं पे दिखा दो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसकी बगल में लिख दो कि ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, और फिर नीचे 2 लाइन में अपनी राम गाथा गा दो कि हाँ कि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो जाती है, इसको तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। बस यही होता है, ऐसे नंबर आते हैं बोर्ड में। बोलो कर लोगे। तो अब क्या होता है कि अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉस प्रोसेस। क्या यूज़ करते हैं, डॉस प्रोसेस। बोलो बोलो क्या यूज़ करते हैं, डॉस प्रोसेस। लिख लो ध्यान से। डॉस प्रोसेस। अब देखो होता क्या है, डॉस प्रोसेस में ये होता है, तुम्हारी एक रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन क्या कराते हो तुम, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हो, या NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर रखते हो और अप्रोक्स 300 atm प्रेशर रखते हो, जब जाके तुम्हारी ये रिएक्शन होती है। ये OH नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको कहाँ कर देगा, बाहर कर देगा। और जब तुम्हारा जाके फॉर्मेशन होता है फिनोल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। इतने हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, तो ये डॉस प्रोसेस था जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। बोलो हाँ कि ना। क्योंकि बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। मेरी बात सुनो और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने क्यों देगा, बताओ। कोई न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने क्यों देगा, क्योंकि वो आएगा तो बेंजीन के ऊपर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेंजीन ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना प्रीफर करती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना प्रीफर करती है। बोलो हाँ कि ना। बोलो जल्दी, क्लियर हुई कि बात नहीं हुई, बोलो। अब देखो इसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। स्टेप फर्स्ट में क्या करो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो जैसे ही तुम NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ONA फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। और तुम्हें बता रखिए फिनोक्साइड आयन क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। बोलो हाँ कि ना। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 ये फिनोक्साइड आयन है, इसको हम कोई वाटर का सोर्स देंगे ONA नेगेटिव, या मैं कह सकता हूँ कोई एसिडिक सोर्स देंगे H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव देते ही ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा फिनोल बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, हाँ कि ना। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है।
कुछ नहीं करना। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनोक्साइड फॉर्मेशन करेगा। सेकंड स्टेप में क्या दे दिया तुमने, H पॉजिटिव सोर्स दे दिया, या तुम इसके नीचे भी लिख सकते हो H पॉजिटिव सोर्स, पहले पे और सेकंड पे क्या लिख सकते हो यहाँ पे H पॉजिटिव सोर्स। तो ये क्लियर हुई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर हम टेम्परेचर को कम करके भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं, क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम टेम्परेचर को कम करें तब भी ये रिएक्शन हो जाए? हाँ बिल्कुल ऐसा मेथड है। ऐसा मेथड क्या है कि अगर तुमने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तुम्हें कंपेयर करके दिखा रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि क्या होता है, कंपेयर करके कि क्या होगा। सुनो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर और इसके ऊपर लगा है NO2 ग्रुप, ठीक है। ये क्या है NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान से समझना इन दोनों के बीच में कंपेयर, तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा है कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NH2 मान लो, OH मान लो या CH3 मान लो, व्हाटएवर कोई भी मान लो, और यहाँ पे तुम्हें NO2 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 मान लो या साइनाइड मान लो या COCH3 मान लो, कोई भी ग्रुप मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है कि मेरे पास देखो ध्यान से कि बीच में एक इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है और एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड A और कंपाउंड B, कंपाउंड A और कंपाउंड B, इन A और B में से इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक मारेगा? बताओ जल्दी, किसके ऊपर जल्दी अटैक मारेगा? क्वेश्चन ये है कि किसके ऊपर जल्दी अटैक मारेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो हमारे बीच में न्यूक्लियोफाइल पड़ा है, दोनों स्पीसीज डाल दी मैंने, ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल किस बेंजीन A और B में से कहाँ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल A और B में से कहाँ जाएगा? तो तुम बड़े इजी बता सकते हो कि सर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इसमें रेजोनेंस करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। इसका मतलब इसने क्या किया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो ईजिली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है, वो ईजिली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने रिंग को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो रिंग पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक क्या करेगा? बताओ, क्या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है? बोलो हाँ करता है कि नहीं करता? नहीं करता। क्यों करेगा? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो फिर क्या आता है, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसने रिंग को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। तो अब सिंपल सी बात है, ये क्या रखा है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा भग के इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमारा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने जाता है और इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने जाता है। तो हमेशा अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है तो उसका रेट क्या होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में होगी इतना ही रेट होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा रिंग पर, इतनी ही जल्दी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन रिंग, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है?
समझे इस कंसेप्ट को। तो अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक को हम इजीली कैसे कर सकते हैं। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। करेगा ना। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, 3 क्वेश्चन दे दूं तुम्हें। पहला क्वेश्चन ये देखो, ए पार्ट में क्या कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफिलिक के ही एग्जाम्पल है। ये हो गया, यहाँ पे क्या है क्लोराइड। मैंने क्या किया, एक NO2 ग्रुप को ऐड किया और इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ठीक है। और टेम्परेचर मुझे पहले देखो, जब सिंपल क्लोराइड था तो टेम्परेचर देना नहीं पड़ रहा था। अब मुझे क्या देना पड़ रहा है, 600 केल्विन टेम्परेचर और कुछ 250 ATM प्रेशर देना पड़ रहा है। ऐसे ही मैंने सेकेंड रिएक्शन कराई बी रिएक्शन में क्या किया, मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप ले लिए, क्लोराइड, एक नाइट्रो ग्रुप इधर और एक नाइट्रो ग्रुप क्या ले लिया मैंने, इधर ले लिया, ठीक है। तो इधर लूँगा तो फिर से क्या आ जाएगा, NOH। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इससे। तो यहाँ पे अप्रोक्स कितना हो जाता है कि 400 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है और प्रेशर भी हमारा अप्रोक्स, पता नहीं क्यों मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है, प्रेशर भी इससे कम हो जाता है। तो तब क्या होगा, और C हमारा क्या होता है, C क्या हो जाएगा बोलो। अगर मैं क्लोराइड ले लूँ, इसके ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप ले लूँ, क्या ले लूँ, 3 नाइट्रो ग्रुप ले लूँ, लो इस तरीके से, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH के साथ। तो इस केस में रिएक्शन इजीली रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, बोलो कोई दिक्कत है, इजीली रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो गई। अब होगा क्या, ये नाइट्रो ग्रुप इस पे लगेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो NaOH नेगेटिव में से जल्दी अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको जल्दी बाहर निकालेगा। तो हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। इस केस में क्या होगा, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो 2 नाइट्रो ग्रुप रिंग को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे। जब रिंग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है भाग कर अटैक करेगा रिंग के ऊपर। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाता है OH NO2 और इसको क्या बोल देते हैं NO2। ऐसे देखो इसके ऊपर तो 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो रिंग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। तो न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से इसके ऊपर अटैक मारेगा और क्लोराइड को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OH NO2, इसको भी क्या बोल देते हैं NO2 और ये भी क्या हो जाती है NO2। इसी को हम क्या बोल देते हैं 2,4 क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोल देते हैं इसी को हम, पिक्रिक एसिड। बहुत फेमस कंपाउंड है ये पिक्रिक एसिड, बम बनाने के लिए यूज होता है, समझे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं कि सपोज करो इस रिएक्शन का रेट था R1 और इस रिएक्शन का रेट था R2 और इस रिएक्शन का रेट था R3। रेट की कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, तो कैसे बताओगे। तो सबसे फास्ट रेट किसका होगा, सबसे फास्ट रेट होगा R3 का। सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होगी वो R3 होगी, फिर R2 होगी और फिर क्या होगी, R1 होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली हो जाती है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए यही सारे एग्जांपल हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए तुम्हें रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे और लगाओगे तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। बोलो कर लोगे, अब कोई भी रिएक्शन है ईजिली कर लोगे। अब तुम्हें डायरेक्ट क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने, तो डायरेक्ट क्या दिखा दोगे, डोज प्रोसेस दिखा दो। क्या करो उस पर 623 केल्विन टेम्परेचर पे 300 ATM पे NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट OH लग जाएगा। ऐसे ही ब्रोमो उससे बनाना है, किसी से भी बना लो, सबका हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये इस रिएक्शन की सारी रिएक्शंस थी। अब हम इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन है नहीं, सब कुछ बता दिया तुम्हें A to Z, कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें नोट्स भेज भी दूंगा ग्रुप में, लेकिन उन नोट्स में कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं अलग बताई है। क्यों, क्योंकि दिमाग में जब आता है पढ़ाते टाइम जो आता है तो मैं बता देता हूँ।
जब नोट्स बनाऊंगा तो मुझे नोट्स बनाने में भी आलकस आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि तुम जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो बोर्ड पे मेरे से, उसमें नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि जो तुम्हें नहीं पता लगेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर की ये सारी की सारी रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एराइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है।